तो ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा राजनयिक बवंडर उठ खड़ा हुआ है जो नेटो यानी पश्चिमी देशों के सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन की बुनियाद तक को हिला रहा है। चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। और देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक ऐसे आइडिया से जिसे 2019 में डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया था। कहा था ये तो एक बेतुकी चर्चा है। लेकिन आज वही बात जो कभी मजाक लगती थी, एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट का कारण बन गई है। तो सवाल यह है कि आखिर हालात यहां तक पहुंचे कैसे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच के रिश्तों को खंगालना होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अमेरिका के रक्षा हित तो ग्रीनलैंड में दशकों से हैं। मतलब ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसे सीधे सीधे खरीदने की कोशिश करना या उस पर कब्जा करने की बात करना, ये उनकी पॉलिसी में एक बहुत बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक खतरनाक मोड़ है। तो सवाल उठता है कि अमेरिका अचानक ग्रीनलैंड के लिए इतना बेचैन हो क्यों गया। व्हाइट हाउस ने जो वजह बताई हैं वो हैं 1. राष्ट्रीय सुरक्षा, 2. वहां मौजूद बेशकीमती खनिजों तक पहुंच, और 3. आर्कटिक में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना। अब जब डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने ही अमेरिका के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया, तो अमेरिका ने दबाव बनाने का एक अलग ही तरीका अपनाया। एक पूरा अभियान छेड़ दिया और कई एक्सपर्ट्स इसे हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दे रहे हैं। तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई आमने सामने की जंग नहीं है। इसमें कई चीजें एक साथ इस्तेमाल होती हैं, जैसे राजनीतिक दबाव, सोशल मीडिया पर अफवाहें और झूठी खबरें फैलाना, और हाँ, आर्थिक धमकियां भी। मतलब हर तरह से घेरने की कोशिश। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि ये कैसे हुआ। ये पूरा अभियान आप देखिए कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले तो एक बिन बुलाया दौरा होता है जो साफ साफ एक उकसावे वाली हरकत थी। फिर सोशल मीडिया के जरिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच फूट डालने की कोशिश की जाती है, और फिर मामला यहां तक पहुंच जाता है कि अमेरिका की तरफ से सीधी सीधी धमकियां दी जाने लगती हैं। और व्हाइट हाउस की भाषा आप सोचिए किस हद तक डायरेक्ट हो गए। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, जो नियम कायदे हैं, उन्हें खुलेआम चुनौती दी जाने लगी, जैसा कि इस बयान से बिल्कुल साफ है, किसी लाग लपेट के बिना। अब अमेरिका के इस रवैये का जवाब तो आना ही था, और एक बहुत मजबूत जवाबी लहर उठी। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये आवाज़ सिर्फ डेनमार्क या ग्रीनलैंड से नहीं आई, बल्कि खुद अमेरिका के अंदर से भी उठी। नारे गूंजने लगे, हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड, मतलब ग्रीनलैंड से हाथ हटाओ। हजारों हजार लोग ग्रीनलैंड और डेनमार्क की सड़कों पर उतर आए। ये वाकई एकजुटता का एक जबरदस्त नजारा था। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। देखिए, व्हाइट हाउस भले ही कितना भी आक्रामक हो, अमेरिका की आम जनता इस मामले पर बिल्कुल साथ नहीं थी। एक सर्वे में तो ये सामने आया कि सिर्फ 8% लोग सैन्य कार्रवाई के हक में थे। मतलब सरकार और जनता की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। और ये विरोध सिर्फ सड़कों या आम जनता तक ही नहीं था। खुद अमेरिकी संसद के अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, मतलब दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने इन धमकियों की खुलकर निंदा की। उनका कहना था कि ये खुद अमेरिका के अपने ही दोस्तों के साथ रिश्तों के लिए एक बहुत खतरनाक मिसाल बन रहा है। तो जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, यूरोप के जो दूसरे सहयोगी देश थे, उन्होंने भी तय कर लिया कि अब चुप नहीं बैठना है। सबने मिलकर एक सीधी और मजबूत जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। तो अब ये टकराव जो है वो बिल्कुल आमने सामने का हो गया था। आप देखिए, एक तरफ अमेरिका था जो ग्रीनलैंड पर कब्जे की मांग कर रहा था, और दूसरी तरफ यूरोप के देश थे जो डेनमार्क की संप्रभुता, मतलब उसकी आज़ादी को बचाने के लिए एक साथ आ खड़े हुए थे। बात अब सिर्फ बयानों तक नहीं थी। सैन्य तैनाती से लेकर बड़े बड़े व्यापारिक समझौतों को रोकने तक की बातें होने लगी थीं। अब अपने ही दोस्तों की इस सैन्य तैनाती के जवाब में अमेरिका ने फौज तो नहीं भेजी, लेकिन उसने अपना आर्थिक हथियार चला दिया। धमकी दी गई कि जो भी देश इसमें शामिल हैं, उन पर 25% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। और इस एक कदम ने नेटो गठबंधन के अंदर की दरारों को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। तो अब ये मामला सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं रह गया था, बिल्कुल नहीं। ये संकट अब सीधे सीधे नेटो गठबंधन के वजूद पर, मतलब उसके होने या न होने पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। ये उसकी बुनियाद पर चोट थी, और इसने नेटो को एक ऐसे मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बारे में शायद इसे बनाने वालों ने कभी सोचा तक नहीं होगा। सवाल यह है कि तब क्या होता है जब हमला करने वाला कोई बाहरी दुश्मन न हो, बल्कि आपका अपना ही सबसे मजबूत साथी हो। यूरोप के टॉप अधिकारियों ने तो इसे बिल्कुल साफ साफ कह दिया था
कि अगर अमेरिका ने ये कदम उठाया तो ये नेटो का अंत होगा। मतलब दांव पे सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि वो पूरा का पूरा ढांचा था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप की सुरक्षा की गारंटी देता आया है। और आखिर में ये पूरा संकट हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब दुनिया के सबसे मजबूत गठबंधन भी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूटने लगे, तो फिर सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी के भविष्य का क्या होगा।